हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू योर चैनल। मेरा नाम निधि है। आज हम मनी एंड बैंकिंग में बैंकिंग की सारी रिवीजन करने वाले हैं विद एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो वीडियो को अगर आप एंड तक देखोगे सारी एमसीक्यू की रिवीजन एंड पूरा चैप्टर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टर्म क्या है? कमर्शियल बैंक्स। क्या होते हैं कमर्शियल बैंक? ऐसा इंस्टीट्यूशन जो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट एंड एडवांस करता है लोन ताकि वो प्रॉफिट कमा सके। तो कमर्शियल बैंक इज ए इंस्टीट्यूशन which performs the function of accepting deposit and granting of loan या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहा हो with the aim of earning profit। तो यहाँ पे दो फंक्शंस हो गए। एक कैटेगरी को बता दिया हमने प्राइमरी फंक्शन एंड दूसरी कैटेगरी सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन डेफिनेशन से ही बना है कि एक्सेप्टिंग कर रहा है डिपॉजिट एंड एडवांस कर रहा है लोन, लोगों से डिपॉजिट लेता है एंड पब्लिक को लोन भी देता है। तो ये इसका फंक्शन है। एंड बीच में जो इसका प्रॉफिट रह जाता है वो है स्प्रेड। स्प्रेड भी बोलते हैं या प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। तो एमसीक्यू क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे कि कमर्शियल बैंक के क्या क्या फंक्शन है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग ऑफ लोन या एडवांसिंग ऑफ लोन बोल सकते हैं। तो वो डिपॉजिट जब पब्लिक पैसा जमा करवाती है बैंक में, तो किस फॉर्म में पब्लिक पैसा जमा करवाती है? तीन अकाउंट होते हैं, या तो करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट या टाइम डिपॉजिट। करंट अकाउंट बिजनेस जो कर रहा है उसका होता है। जनरली बिजनेस की ट्रांजैक्शन विदाउट लिमिट करंट अकाउंट में हो सकती है। अगर दिन की एक एक दो दो करोड़ की ट्रांजैक्शन करनी है तो करंट अकाउंट से इजीली हो सकती है, इसलिए बिजनेस वालों का करंट अकाउंट होता है। और अगर करंट अकाउंट आप मेंटेन कर रहे हो बैंक के अंदर तो बैंक आपसे पैसे लेता है मेंटेन करने के करंट अकाउंट। सेकंड होता है सेविंग अकाउंट। ये तो सेविंग अकाउंट में लिमिट होती है ट्रांजैक्शन की। दिन की 40,000 तक ही खर्च कर सकते हो। ये वाले लिमिट तुम्हें आइडिया होगा कि दिन की कुछ पेमेंट फिक्स है, उससे ज्यादा हम पेमेंट नहीं कर सकते। तो सेविंग अकाउंट में लिमिट होती है पैसों की ट्रांजैक्शन की। एंड दूसरी चीज, अगर हम सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हैं तो बैंक हमको इंटरेस्ट देता है। करंट अकाउंट में क्या था? बैंक हमसे ले रहा है मेंटेन करने के करंट अकाउंट। और सेविंग में क्या है? बैंक हमको 1-2% इंटरेस्ट देता है। ठीक है, 1 to 2% बहुत कम इंटरेस्ट होता है, बट हाँ इंटरेस्ट मिलता है। तो सेविंग अकाउंट में हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट मिलता है और हमारी ट्रांजैक्शन की लिमिट होती है। ये अकाउंट कोई भी खोल सकता है, इजीली इससे हम पैसा निकाल सकते हैं और करंट अकाउंट से भी इजीली हम पेमेंट कर सकते हैं। तो इन दोनों अकाउंट से हम इजीली पैसा निकाल के पेमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती पैसों की, इसके अंदर लिमिट होती है। एंड थर्ड है टाइम डिपॉजिट या एफडी बोलते हैं उसको, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट में लिमिट होती है, ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, पैसा नहीं निकाल सकते। बट अगर आप एफडी के फॉर्म में पैसा रख रहे हो बैंक के अंदर तो आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। 5 to 6% कह सकते हैं इंटरेस्ट मिलता है। तो लोग एफडी बनवा देते हैं, तुम्हें आइडिया होगा, एफडी बनाते हैं एंड उस पे इंटरेस्ट मिलता है। तो इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है सेविंग से, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं एफडी बनाए। ठीक है, क्लियर है। तो इन तीन तरीके से बैंक के पास पैसे आते हैं। ठीक है, एंड देन अब वो पैसे आ गए तो बैंक अपने पास होल्ड तो नहीं करके रखेगा, वो आगे लोन के फॉर्म में दूसरे लोगों को दे देता है। ताकि क्या होगा, लोन पे वो इंटरेस्ट लेगा लोगों से। मान लो बैंक ने लोन पे इंटरेस्ट लिया 10%। ठीक है, और जब डिपॉजिट आए थे तो इनको इंटरेस्ट दिया ओनली, मान लेते हैं एवरेज ले रही हूं मैं, 4%। तो डिपॉजिट्स पे 4% इंटरेस्ट दिया है और लोगों से लोन पे कितना लिया है? 10%। तो यहाँ पे जो बीच का 6% है वो क्या है? बैंक का प्रॉफिट है। तो वो लोन किस किस फॉर्म में दे सकता है? पहला है हमारा शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन बहुत ही फेमस है। यहाँ पे हम कुछ गिरवी रखते हैं बैंक के अंदर और बैंक हमें लोन देता है। ठीक है, इंटरेस्ट जितना भी हमारा लोन है उस पूरे पे हमारे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। डिमांड लोन क्या होता है कि कभी भी बैंक डिमांड कर सकता है कि भाई वापस दे दो हमारे पैसे। डिमांड पे वापस बैंक को पैसे देने पड़ सकते हैं। ठीक है, एंड कैश क्रेडिट क्या होता है?
जब शेयर, बॉन्ड्स या स्टॉक पे हमें बैंक लोन दे तो इसको सीसीबी बोलते हैं, दैट इज कैश क्रेडिट। बिजनेस वाले लोग इजीली शेयर्स पे लोन ले सकते हैं, ठीक है, स्टॉक पे लोन ले सकते हैं, उसको कैश क्रेडिट बोल दिया। एंड यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू क्वेश्चंस में ये सारे पॉइंट्स तुम्हें याद रहने चाहिए। मैं अभी पूरा चैप्टर समझा रही हूँ एंड 40 एमसीक्यूज अप्रोक्सीमेट में इस पेपर में, इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो चलिए अब आगे सेकेंडरी फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन क्लियर हो गया है। सेकेंडरी फंक्शन और क्या फंक्शन है जो बैंक परफॉर्म करता है, ऐसे ही जनरली सोचो। पहली चीज, हमें बैंक लॉकर की फैसिलिटी भी देता है ना, और हमारे लिए इधर से उधर फंड्स ट्रांसफर करता है हमारे अकाउंट से, डिस्काउंट करता है बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर हमें बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करवाना है तो हम बैंक में जाके वो बिल दिखा सकते हैं और बैंक हमारे को पहले ही पैसे दे देता है और उसे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बोल देते हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है करंट अकाउंट वालों को, करंट अकाउंट को ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है। इसका मतलब क्या हो गया, मान लो मेरा करंट अकाउंट है बैंक में और मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए है, बट मुझे कुछ बिजनेस की ट्रांजैक्शन करनी है, मान लो 10,05,000 मान लेते हैं, तो अब मैं ट्रांजैक्शन कर नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरे अकाउंट में तो 10 लाख रुपए ही थे। बट ऐसा नहीं होगा, कमर्शियल बैंक या बैंक आपको फैसिलिटी देगा कि आप थोड़ा सा और विड्रॉ कर लो और नेगेटिव बैलेंस शो कर देगा 5,000 का, और जब भी मैं डिपॉजिट कराऊंगी बैंक अकाउंट में पैसे तो वो 5,000 कट कर लेगा। ये एक तरह से क्रेडिट फैसिलिटी नहीं हो गया कि क्रेडिट कार्ड से हम पेमेंट कर देते हैं, थोड़े टाइम बाद हम पैसे दे देते हैं, कुछ उसी टाइप का समझ लो कि हमें बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी देता है ताकि हमारा बिजनेस स्मूथली चल सके, अगर पैसे ना हो तो कोई ट्रांजैक्शन अटके ना और हमसे फिर बाद में चार्ज कर लेगा उस पे जितना भी हमने विड्रॉ किया। ठीक है, तो आई होप प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन क्लियर है। अब हम क्रेडिट क्रिएशन को समझते हैं या मनी क्रिएशन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी सुनना ध्यान से। बस इसके अंदर एक चीज याद रखनी है, अजम्पशंस। अजम्पशंस नहीं भूलनी है, ये असल में नहीं होता है, ये बस अज्यूम किया है। एक सिस्टम थोड़ा सा समझ में आ जाए तो पहली अजम्पशन ये है कि सारा बैंकिंग सिस्टम, सारे बैंक एक ही है, सारे बैंक को एक नाम से बैंक से रिप्रेजेंट कर दो, सारे बैंक एक ही है और सारी ट्रांजैक्शन बैंक से ही हो रही है, कैश ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है। इसी अजम्पशन को ध्यान में रख के कॉन्सेप्ट समझ आएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। इसलिए दो अजम्पशन याद रखना है, एंटायर बैंकिंग सिस्टम इज वन एंड ऑल ट्रांजैक्शन आर फ्रॉम बैंक। तो मान लो अगर मैं एक्स पर्सन है, वो बैंक गया, कमर्शियल बैंक 1,000 रुपए लेके, ठीक है, तो उस 1,000 रुपए का बैंक क्या करेगा, उसमें से कुछ अमाउंट आगे लोन में देगा और कुछ अमाउंट अपने पास बैंक रिजर्व रखता है, जिसे बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियो। जितना भी आरबीआई सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को बोलती है उस हिसाब से एलआरआर होता है। अभी आई गेस 22% है, तो जितना भी एलआरआर होगा उतना हमें रिजर्व में रखना ही पड़ेगा। उसके अलावा जितना अमाउंट है हम आगे लोन में दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो अजम्पशन क्लियर हो गई। पहला, एंटायर बैंकिंग सिस्टम इज वन एंड ऑल ट्रांजैक्शन आर फ्रॉम बैंक। ठीक है, सारी ट्रांजैक्शन बैंक से हो रही है। फिर रिजर्व में कुछ अमाउंट हमें रखना पड़ता है, तो मान लो मैं अभी अज्यूम करी 20% रिजर्व है, तो अगर एक्स पर्सन कमर्शियल बैंक के पास जाता है तो वो कितना रिजर्व में रखेगा, वो 200 रुपए 20% के अकॉर्डिंग अपने रिजर्व में रखेगा और 800 आगे लोन देगा। ठीक है, समझ में आया। अब जब वो वाई को लोन देगा तो वाई को लोन तो सारी ट्रांजैक्शन बैंक से है और बैंक भी एक ही है, तो इसीलिए वाई का जो पैसा लोन में देगा वो कैसे देगा, वाई का डिपॉजिट अकाउंट मेंटेन करेंगे। ठीक है, डिपॉजिट करेंगे उसके अकाउंट में और वाई को इनडायरेक्टली जो पैसा हम दे रहे हैं हमारे ही बैंक में डिपॉजिट होएगा। ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए क्योंकि सारी ट्रांजैक्शन बैंक से है। ऐसा तो नहीं है वाई आया लोन लेने और हमने उसे 800 रुपए दे दिए कैश में, ऐसा नहीं है।
हमने उसे 800 रुपए कहाँ दिए, उसी के बैंक अकाउंट में हमने डाल दिए। ठीक है, और सारे बैंक एक ही है तो घूम फिर के पैसा बैंक के पास ही आया है। तो क्या होगा यहाँ पे, हमने 1000 रुपए दिए, 1000 से 800 गए लोन में और 200 गए रिजर्व में। अब ये 800 घूम फिर के वाई के अकाउंट में डिपॉजिट होंगे, क्योंकि वाई को हमने लोन दिया है। वाई का जो लोन दिया है हमने, वो हमारे ही बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है, क्योंकि बैंक एक है। एंड फिर से यहाँ पे 20% रिजर्व में रख के 80% आगे लोन दे देंगे, और ये प्रोसेस चलता जाएगा। तो ये प्रोसेस कब तक चलता है, कब तक ये इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई होता है, जब तक रिजर्व में सेम अमाउंट नहीं आ जाए तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, अब हमेशा हम ये तो नहीं कर सकते एक टेबल बनाए और पूरा प्रोसेस देखें कि कैसे कैसे हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसका एक फॉर्मूला बन गया है मनी मल्टीप्लायर, 1/LRR। जितना भी LRR होगा, यहाँ के केस में 20% है, तो 1/LRR कर दिया, 1/0.2 को डेसिमल में लिख के 5 आ गया आंसर। अब अगर इनिशियल डिपॉजिट 1000 का है, उसमें हमने इंटू कर दिया 5, तो हमारे पास टोटल डिपॉजिट आ जाएगा 5000। तो हमेशा क्वेश्चन 1 नंबर में ये आ सकता है एमसीक्यू में कि इनिशियल डिपॉजिट 1000 है, मनी मल्टीप्लायर निकालो, LRR 20% है, या कोई भी परसेंटेज दे रखी हो सकती है, एंड हम टोटल डिपॉजिट निकाल लेंगे। यहाँ पे एक ही चीज ध्यान रखनी है कि अगर 1000 का इनिशियल डिपॉजिट है तो 80% आगे लोन देंगे, वो पैसा घूम फिर के बैंक में ही आएगा। ठीक है, एंड आगे जो भी पैसा आएगा उसको फिर से हम 80% लोन में देंगे एंड आगे रिजर्व में भी डालेंगे। तो जब रिजर्व 1000 हो जाते इनिशियल डिपॉजिट जितने, तब तक ये पैसा घूमता है। और इसको टेबल के बिना इजीली कैलकुलेट करना है तो 1/LRR कर दो, दैट इज 1/0.25 टाइम्स। तो यहाँ पे 1000 इंटू में 5, दैट इज 5000 टोटल डिपॉजिट आ गया। तो अगर टोटल डिपॉजिट निकालना हो तो हम सीधा इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और हमारे पास टोटल डिपॉजिट आ जाएगा कि टोटल डिपॉजिट कितना होगा जब तक ये मल्टीप्लाई हो मनी, जब तक रिजर्व इक्वल हो इनिशियल डिपॉजिट के। क्लियर हुई बात? तो यहाँ पे मनी मल्टीप्लाई क्लियर हो गया, और इसका ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड अजम्पशंस भी याद रखना कि बैंकिंग सिस्टम एक ही है, सारी ट्रांजैक्शन बैंक से हो रही है। अगर ये अजम्पशन नहीं याद रहेगी तो ये प्रोसेस नहीं समझ में आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं सेंट्रल बैंक। अब देखो, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, सेंट्रल बैंक क्या होता है। आरबीआई जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक है, तो सेंट्रल बैंक एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो कंट्री का पूरा मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम संभाल रहा है, पूरा कंट्रोल कर रहा है। तो सेंट्रल बैंक हर एक कंट्री का अपना अपना अलग होता है, जो बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री है उसको ऑपरेट करता है, रेगुलेट करता है एंड कंट्रोल करता है। तो सेंट्रल बैंक इज एपेक्स बॉडी जो कंट्रोल, ऑपरेट एंड रेगुलेट करता है बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। इंडिया का कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब आया था, एस्टैब्लिश कब हुआ था, ईयर याद रखो 1935। ठीक है, वैसे ही यूएसए का अपना अलग है, यूके का अपना अलग है, तो हर एक कंट्री के अपने अलग अलग आरबी मतलब सेंट्रल बैंक होते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक के क्या फंक्शंस होते हैं, ये फंक्शंस अच्छे से समझना, क्योंकि जो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई वाला चैप्टर है उसमें ये फंक्शंस इंपॉर्टेंट है। पहला फंक्शन क्या है कि आरबीआई के पास अथॉरिटी होती है करेंसी इशू करने की। ओनली हमारा जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई है, वो ही इशू करेगा करेंसी। तो जितना भी इशू करते हैं उतने एसेट्स हमें रखने पड़ते हैं, गोल्ड हो गया या फिर हम सिक्योरिटीज रख देते हैं और फिर ही हम इशू करते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक का ध्यान रखना, इशू करता है करेंसी। और अगर कॉइन्स बनाने हैं या 1 रुपी नोट बनाना है तो वो कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये एमसीक्यू क्वेश्चन बढ़िया बन सकता है कि कॉइन्स और 1 रुपी नोट कौन करता है इशू, ये करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसके अलावा सारे नोट्स वो कौन करता है, आरबीआई।
क्लियर है? तो नेक्स्ट हमारा फंक्शन है बैंकर टू द गवर्नमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, पिछले साल 4 मार्क का ये आया था कि बैंकर टू द गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करो। तो बैंकर टू द गवर्नमेंट मतलब आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट का बैंक है, गवर्नमेंट का एजेंट भी है और फाइनेंशियल एडवाइजर भी है। आरबीआई एक्ट करता है गवर्नमेंट की तरफ से, रिसीप्ट एंड पेमेंट सारी आरबीआई करता है, ठीक है। और आरबीआई गाइड करता है गवर्नमेंट को कि कहाँ कहाँ पे आपको फाइनेंशियल एडवाइस मतलब इन्वेस्टमेंट किधर करनी चाहिए, किधर ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, ये सब, ठीक है। मैनेज करता है गवर्नमेंट की पब्लिक डेट, मतलब उनका एजेंट है। तो यहाँ पे हमारे सारे पॉइंट क्लियर हो गए कि वो बैंकर भी है, एजेंट भी है और फाइनेंशियल एडवाइजर भी है। गवर्नमेंट की तरफ से पेमेंट एंड रिसीप्ट भी करता है, गवर्नमेंट की डेट भी मैनेज करता है और एडवाइस भी करता है। नेक्स्ट हमारा बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। अब बैंकर्स बैंक मतलब आरबीआई कमर्शियल बैंक का भी बैंक है। अगर पीएनबी है, एसबीआई है, ये जितने भी कमर्शियल बैंक है उनका बैंक कौन है? आरबीआई। तो उनका सुपरवाइजर भी है और बैंक भी है। क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है आरबीआई बैंक्स के लिए, कमर्शियल बैंक के लिए? पहला, रिजर्व मेंटेन करता है। मैंने बताया था जब हम मनी क्रिएशन अभी कर रहे थे कि जितने भी डिपॉजिट्स आते हैं उसका कुछ परसेंटेज हमें रिजर्व रखना पड़ता है। तो 20% हमने एलआरआर लिया था, तो एलआरआर का कुछ परसेंटेज कमर्शियल बैंक दैट इज मान लेते पीएनबी अपने पास रखेगा 15% रिजर्व में, एंड कुछ अपने सेंट्रल बैंक को दे देगा, सुपरवाइजर को दे देगा, कुछ पैसा 5% तक अप्रोक्स आरबीआई को दे देगा। तो जो सीआरआर होता है, कैश रिजर्व रेशियो, वो आरबीआई को देता है, और जो एसएलआर होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वो अपने पास रखता है। तो इसी तरीके से टोटल रिजर्व कितना हो गया? 20%। तो यहाँ पे क्या बोला है कि कमर्शियल बैंक अपना कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व है, कौन? सेंट्रल बैंक। किसका? कमर्शियल बैंक का। दूसरा, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। अगर अगर मुसीबत में है कमर्शियल बैंक, कोई भी बैंक ले लो, एसबीआई है या कोई भी बैंक कमर्शियल, अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है तो वो किसके पास जाएगा? वो आरबीआई के ही पास जाएगा। तो आरबीआई क्या है? लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। अगर मुसीबत आ जाती है तो आरबीआई ही लेंड करता है कमर्शियल बैंक को। तो ये भी एक फंक्शन बैंक का, कमर्शियल बैंक का आरबीआई परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज क्लियरिंग हाउस, एक नंबर में आ सकता है। तो क्या होता है क्लियरिंग हाउस? जब दो कमर्शियल बैंक में लड़ाई हो जाती है, आपस में कोई किसी को फंड्स नहीं दे रहा, तो आरबीआई अपनी तरफ से दूसरे कमर्शियल बैंक को फंड दे देता है और उनकी ट्रांजैक्शन जो है, वो लड़ाई है जो सॉल्व करवाता है। तो इसे बोलते हैं क्लियरिंग हाउस, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि क्लियरिंग हाउस, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट एंड कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व जो है, ये सब बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर में आ जाते हैं। सुपरवाइज करता है कमर्शियल बैंक को कि उनको पूरा रेगुलेट करता है, ध्यान रखता है कि सारे कमर्शियल बैंक क्या कर रहे हैं क्या नहीं, ये सब सुपरवाइजर फंक्शन हो गए। तो ये क्लियर हो गया। अब जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई और क्रेडिट, ये इतना इम्पोर्टेंट है, 100% चांस है ये आएगा पेपर में। और ये नेक्स्ट यूनिट जो है एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई का, उसमें भी है। इस पॉइंट को अच्छे से कर लोगे, पूरा पेपर इजीली हो सकता है, इको मैक्रो बहुत इजी हो जाएगी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, देखो मनी सप्लाई क्या होता है, मनी यूनिट में पढ़ा था। जो इसका पार्ट 1 वीडियो है मनी, वो भी जरूर देख लेना, उससे भी बहुत आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो मनी सप्लाई क्या होता है? जितना भी पैसा पब्लिक के पास है एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, पब्लिक कौन? इंडिविजुअल एंड फर्म, ठीक है। तो यहाँ पे कमर्शियल बैंक एंड आरबीआई, आरबीआई क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करेगा, कैसे जो पब्लिक, जो मार्केट में पैसा है, मनी सप्लाई है, उसको या तो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। तो कैसे इंक्रीज डिक्रीज करेगा, ये सारे पॉइंट्स है।
पहला पॉइंट आ गया रेपो रेट। रेपो रेट मीन्स व्हाट? द रेट एट विच जो आरबीआई है कमर्शियल बैंक को लेंड कर रहा है पैसे। ठीक है, मान लो एसबीआई ने आरबीआई से कुछ पैसे लिए, 1 लाख रुपए लिए, तो उस जो 1 लाख पे लोन पे इंटरेस्ट देगा कमर्शियल बैंक आरबीआई को, उस इंटरेस्ट को बोलते हैं रेपो रेट। और ये लॉन्ग टर्म लोन नहीं है, ये शॉर्ट टर्म है। तो शॉर्ट टर्म लोन पे जो कमर्शियल बैंक इंटरेस्ट पे करता है आरबीआई को या सेंट्रल बैंक को, उसे क्या बोलेंगे? रेपो रेट। अगर रेपो रेट ज्यादा होगा तो मार्केट में कमर्शियल बैंक के लिए ये महंगा पड़ेगा, है ना। अगर कमर्शियल बैंक ने लोन लिया है सेंट्रल बैंक से तो उसे महंगा पड़ेगा, क्योंकि रेपो रेट ज्यादा है। रेपो रेट ज्यादा होगी तो आगे जब वो लोन देगा पब्लिक को कमर्शियल बैंक, तो इंटरेस्ट रेट क्या करेगा? ज्यादा रखेगा। ठीक है, तो हमें ज्यादा अगर इंटरेस्ट रेट होगा, पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो वो लोन नहीं लेंगे, क्योंकि उनको महंगा पड़ेगा। तो मार्केट में अपने आप पैसा डाउन होगा, क्योंकि मार्केट में लोन महंगा है, किसी के पास पैसा नहीं पहुंचेगा और मनी सप्लाई डाउन रहेगी। तो रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड मनी टू कमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म, उस पे जो रेट है, जो इंटरेस्ट रेट है, उसे क्या बोलते हैं? रेपो रेट। अगर रेपो रेट ज्यादा है तो बहुत कॉस्टली हो जाएगा लोन, इंटरेस्ट रेट कमर्शियल बैंक बढ़ाएगा और मनी सप्लाई क्या हो जाएगी मार्केट में? डाउन। अपोजिट देखो, अगर रेट कम हो गया तो चीप, सस्ता पड़ेगा कमर्शियल बैंक को, सस्ता पड़ेगा, वो आगे पब्लिक को भी इंटरेस्ट कम देगा। ठीक है, इंटरेस्ट कम देगा तो पब्लिक लोन लेगी, क्योंकि कम इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है, और मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट? अब जब ये शॉर्ट टर्म लोन है तो उस वाले इंटरेस्ट को बोल दिया रेपो रेट। अगर लॉन्ग टर्म लोन है और उस पे अगर इंटरेस्ट लग रहा है, उसे क्या बोल देंगे? बैंक रेट। ठीक है, बैंक रेट और रेपो रेट सेम इफेक्ट करते हैं मनी सप्लाई पे। देखो, अगर बैंक रेट, अगर लॉन्ग टर्म लोन पे जो इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा हो गया तो बहुत महंगा पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा और मनी सप्लाई कम। अगर बैंक रेट क्या है, सस्ता हो गया तो चीप पड़ेगा और मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। इस चीज को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी का पूरा उल्टा कर दो। जब हम उल्टा करते हैं तो उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। इसका मतलब क्या है? उल्टा फंक्शन देखते हैं। कमर्शियल बैंक जब आरबीआई को पैसा देता है, डिपॉजिट कराता है, और उस पे जो कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट मिल रहा है, उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट क्या था? जब कमर्शियल बैंक ने लोन लिया है सेंट्रल बैंक से और इंटरेस्ट जो लग रहा है। रिवर्स मतलब इस बार कमर्शियल बैंक ने दिया है आरबीआई को और उस पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है, कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट मिल रहा है, उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब मान लो कमर्शियल बैंक है और रिवर्स रेपो रेट बढ़ गया। आरबीआई बोल रहा है अगर कमर्शियल बैंक मेरे पास रुपए जमा कराएगा तो मैं उसे 20% दूंगा, जितना भी वो कराएगा उसका। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक सोचेगा ये तो बहुत ही बढ़िया डील है, हम पब्लिक को देते हैं और पब्लिक से हम 10% लेते हैं, इससे बढ़िया तो आरबीआई को ही दे देते हैं, उससे ही 10% की जगह 20% मिल जाएगा। क्लियर है? तो फिर वो पब्लिक को नहीं देगा, वो आरबीआई को देगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ा तो पब्लिक के पास पैसा नहीं गया, पैसा किधर जाएगा? आरबीआई के पास, क्योंकि वहां से ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है और मनी सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया पॉइंट? और अगर रिवर्स रेपो रेट डाउन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि अब हम पब्लिक को देंगे, हमारे को आरबीआई को देने में इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो कमर्शियल बैंक किसको देगी? पब्लिक को देगी और मार्केट में पैसा बढ़ेगा। ये जितनी भी पीडीएफ, ये जो पीछे नोट्स हैं, इसे लिख लेना, साथ साथ लिख के करोगे समझ में बेटर आएगा। और कोई भी डाउट हो कमेंट्स में पूछ सकते हो, एंड मुझे बताओ कि नेक्स्ट टॉपिक तुम्हें क्या पढ़ना है। आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करके वहां पे भी डीएम करके अपने डाउट्स पूछ सकते हो। एंड
जरूर मुझे बताना आपको वीडियो कैसा लगा एंड आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या सुनना है। ठीक है, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो अपने दोस्तों में। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये इंपॉर्टेंट है। ओपन मार्केट ऑपरेशन मींस व्हाट? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय द सेंट्रल बैंक। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय द सेंट्रल बैंक। ध्यान से सुनो, गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल, अलग अलग बॉन्ड्स हो गए, सिक्योरिटी हो गई, मार्केट में सेल करता है। जब वो मार्केट में सेल करता है, और क्या होता है, सिक्योरिटी 1 साल के लिए गवर्नमेंट ने मान लो इशू करी है। अलग अलग सिस्टम होता है, 5 साल की भी होती है, कुछ गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं जो 8 साल की भी होते हैं। टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाना है, बस इतना समझना है कि अगर मार्केट में वो सिक्योरिटी लेके आ रहा है, सेल कर रहा है, तो पब्लिक क्या करेगी? सिक्योरिटी खरीदती है। ठीक है, पब्लिक सिक्योरिटी खरीदती है एंड हमारी मनी सप्लाई डाउन हो जाती है, क्योंकि पब्लिक का पैसा अब पब्लिक ने खरीद ली है सिक्योरिटी और आरबीआई के पास चला गया, तो मनी सप्लाई डाउन हो जाती है। अगर आरबीआई परचेज कर रहा है सिक्योरिटी, पब्लिक से परचेज कर रहा है आरबीआई सिक्योरिटी, तो आरबीआई पब्लिक को पैसा देगा और मनी सप्लाई अप हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पब्लिक के पास पैसा आया है। हमेशा पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से मनी सप्लाई को देखना है। जब सेल कर रहा है सिक्योरिटी आरबीआई, तो मार्केट में वो सेल कर रहा है तो पब्लिक से पैसा जाएगा। जब परचेज कर रहा है तो मार्केट में वो पैसा दे रहा है। ठीक है, परचेज कर रहा है लोगों से तो अब पैसा दे रहा है और मनी सप्लाई बढ़ेगा। बस इसमें यही पॉइंट है। नेक्स्ट है हमारा लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट या लीगल रिजर्व रेशियो। देखो, जब डिपॉजिट्स बैंक के पास जाते हैं तो बैंक को कुछ अमाउंट रिजर्व में रखना पड़ता है। अगर रिजर्व ज्यादा है, मान लो 1,000 रुपए बैंक में गए और रिजर्व 20% है, तो 200 रुपए हम रिजर्व में रखेंगे। उसका कुछ परसेंटेज सीआरआर होता है जो हम आरबीआई को देते हैं और कुछ परसेंटेज हमारे पास रखते हैं। मान लो 20% में 4% हमने सीआरआर है और जो रिमेनिंग 16% है वो एसएलआर है। ठीक है, तो अगर रिजर्व का रेट ज्यादा है, रिजर्व का 20 से 40% हो गया समझो रेट, अगर 40% हो गया तो मार्केट में लोगों को लोन देने के लिए पैसा कम होगा, मतलब मनी सप्लाई डिक्रीज होगी। और यही रिजर्व 20% से ओनली 5% हो गया, तो पब्लिक को हम 95% पैसा दे सकते हैं और मनी सप्लाई बढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें से कुछ भी हो सकता है। अगर रिजर्व बढ़ता है तो मनी सप्लाई डाउन होती है, और अगर इन तीनों में से कुछ भी रिड्यूस हो रहा है रेट, तो उससे क्या होगा? मनी सप्लाई बढ़ेगी, क्योंकि अब हम रिजर्व में कम पैसा रखेंगे। मार्जिन रिक्वायरमेंट समझना। मार्जिन रिक्वायरमेंट मतलब, इसको हिंदी में मैं स्पेशली समझा रही हूँ। देखो, कोलैटरल रखते हैं बैंक में। अगर मान लो तुमने 1 लाख की प्रॉपर्टी कुछ रखी, उस 1 लाख पे तुम्हें कितना लोन मिलेगा? या तो 50,000 देगा बैंक, या 60,000 देगा। पूरी वैल्यू तो नहीं दे देगा कि तुमने 1 लाख की प्रॉपर्टी गिरवी रखी और तुम्हें 1 लाख पैसे मिल गए, ऐसा तो नहीं होगा। तो जो मार्केट वैल्यू और लोन में जो डिफरेंस होता है, जो हमें पैसा मिल रहा है और हम जितने का प्रॉपर्टी रख रहे हैं, उसको मार्जिन रिक्वायरमेंट बोलते हैं। मान लो अगर प्रॉपर्टी 1 लाख की बजाय 10 लाख ले लेते हैं, 10 लाख की है। ठीक है, अब इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट है हमारा 60%, मतलब हम 40% ही आगे लोन देंगे, हम 40% ही पैसा देंगे। अगर कोई अपनी 10 लाख की प्रॉपर्टी दे रहा है, उसको हम 4 लाख की देंगे। तो यहाँ पे जो पैसे हम नहीं देते हैं उसे बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। हम मार्जिन लेके चलते हैं अपने पास कि अगर कल को कुछ लॉस हो जाए, प्रॉपर्टी के वैल्यू डाउन हो जाए, या आदमी ने पैसे ना दे वापस, तो हम इसको बेच के पैसा रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी मार्जिन हमने रखा है, लोन और मार्केट वैल्यू का डिफरेंस, इसको बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। मार्केट में ओनली 4 लाख ही आए हैं पैसा, तो मनी सप्लाई क्या है? डाउन है। और अगर इसी मार्जिन को
इसी को हम अगर 20% कर देते रिक्वायरमेंट को क्या करते थे, नीचे ले आते, तो हमारे को 80% पैसा पब्लिक को मिल जाता, उसको लोन पे 80% मिल जाता, तो मार्केट सप्लाई, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर मार्जिन ज्यादा है तो उससे क्या होगा, मनी सप्लाई डिक्रीज हो गया, और मार्जिन कम है तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो फर्स्ट 5 जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, दैट इज रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, एंड हमारा जो अभी हमने पढ़ा है लीगल रिजर्व रेशियो। ये फर्स्ट 5 इंस्ट्रूमेंट को क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं, क्वांटिटेटिव। ठीक है? और जो बाकी के लास्ट 3 इंस्ट्रूमेंट है 6, 7, 8, इसे क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। ये भी एमसीक्यू में आ सकता है, क्वालिटेटिव है कि क्वांटिटेटिव है बताओ। तो याद रखना 6, 7, 8 हमारा क्वालिटेटिव है। ठीक है? मार्जिन रिक्वायरमेंट समझ में आ गया। नेक्स्ट है मोरल सुएशन, परसुएशन से इसको याद रखो। सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को बोलेगा कि भाई, परसुएट करेगा उसे कि लोन मत दे लोगों को, मनी सप्लाई बहुत हाई है, हमें मार्केट में मनी सप्लाई कम रखनी है। तो फिर क्या होगा, मनी सप्लाई डाउन हो जाएगी। और अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक को बोलता है मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है मार्केट में, लोगों में, पब्लिक में, तो क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो आरबीआई दैट इज सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को परसुएट करता है लोन देने में या लोन ना देने में। जिस भी हिसाब से वो बोलेगा ना कि भाई तू लोन मत दे या फिर तू मनी सप्लाई को डाउन रख, उस हिसाब से कमर्शियल बैंक एक्ट करेगा। ठीक है? क्योंकि उसको कहना मानना भी पड़ेगा, क्योंकि आरबीआई क्या है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है उसके लिए, है ना। आखिरी में मदद कौन करेगा, आरबीआई करेगा कमर्शियल बैंक की, तो वो सुनता भी है। ठीक है? लास्ट है हमारा क्वालिटेटिव में सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मतलब आरबीआई कमर्शियल बैंक को बोलेगा कि तू भाई सिलेक्टेड लोगों को लोन दे, एग्रीकल्चर वालों को दे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को दे, ताकि तरक्की हो। ज्यादा लोन मत दे हर किसी को। तो उस केस में लोन कम जाता है मार्केट में, ओनली कुछ लोगों को जाता है, तो मनी सप्लाई डाउन होती है। और अगर आरबीआई बोले कि तू भरपूर लोन दे जिसको तेरे को देना है, सेलेक्टिव क्रेडिट मत कर, तो फिर मनी सप्लाई अप हो जाएगी। ठीक है? ये सारे पॉइंट्स क्लियर है। तो अब यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर कवर हो गया है। अब हमें सारे एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, अप्रोक्सीमेट 40 क्वेश्चंस में जो भी मैंने समझाया इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे। तो चलिए एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन एमसीक्यू का, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये रहा। Name the instrument which perform the function of accepting deposits, granting loan and investment to earn profit। मैंने इसका आंसर पहली डेफिनेशन बताई थी, कमर्शियल बैंक, तो कमर्शियल बैंक हो जाएगा। The function of central bank involves buying and selling of securities। ये भी मैंने बताया था, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सिक्योरिटी सेल परचेज होती है। नेक्स्ट है नेम द क्रेडिट कंट्रोल मेथड जो लोन और मार्केट वैल्यू का डिफरेंस बताता हो। ये मार्जिन रिक्वायरमेंट है इसका आंसर। मैंने ये भी बताया था कि जब मार्केट वैल्यू और लोन देने में जो डिफरेंस होता है उसे क्या बोलते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट। वो पैसा बैंक नहीं देता है, रिमेनिंग जो 40% मैंने एग्जांपल लिया था वो आगे हमने प्रॉपर्टी के बदले में उसे क्या दिया, पैसा वापस दिया। तो यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा ऐसा बैंक है जो प्रॉफिट मोटिव नहीं होता जिसका, कमर्शियल बैंक की तो डेफिनेशन में था उसका प्रॉफिट मोटिव है, तो यहाँ पे आ गया सेंट्रल बैंक आरबीआई। मनी क्रिएशन एक हमने प्रोसेस किया था, क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन, जिसमें अजम्पशंस थी कि एक ही बैंक है और सारी ट्रांजैक्शन बैंक से हो रही है। तो बोल रहा है इनिशियल डिपॉजिट, क्रेडिट कैसे क्रिएट करता है इनिशियल डिपॉजिट से, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मनी क्रिएशन। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन द रेपो रेट ऑन द मनी सप्लाई। तुम ये क्वेश्चन खुद भी कर सकते हो। अगर रेपो रेट बढ़ गई मतलब शॉर्ट टर्म लोन पे कमर्शियल बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है आरबीआई, तो अगर ज्यादा इंटरेस्ट होगा तो कमर्शियल बैंक इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाएगा
और पब्लिक को लोन क्या पड़ेगा, महंगा पड़ेगा, वो नहीं लेंगे लोन, तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बी ऑप्शन है इसका आंसर, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट्स व्हाट ए कमर्शियल बैंक the ratio of total deposits that a commercial bank has to keep with RBI is called, इतनी बार बता दिया है, CRR। ठीक है, नेक्स्ट है बैंक क्रिएट क्रेडिट। बैंक कैसे क्रिएट क्रेडिट करता है, जब इनिशियल डिपॉजिट बैंक में जाते हैं उसी से वो आगे आगे जो पैसा 80%, 800 रुपए फिर से डिपॉजिट में आ जाते हैं, तो डिपॉजिट के फॉर्म से वो क्रिएट करता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिपॉजिट। If the total deposit created by commercial bank is 10,000, है ना, 10,000 करोड़, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट इज 40% और हमें निकालना है इनिशियल। तो मैंने तुम्हें बताया था इनिशियल डिपॉजिट इनटू में मनी मल्टीप्लायर इज टोटल डिपॉजिट। अब मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, 1/LRR, दैट इज 1/0.4, डेसिमल में कर देंगे, इसका आंसर आएगा 2.5। 2.5 को यहाँ डाल दो, इनिशियल डिपॉजिट इनटू में 2.5 इज इक्वल टू टोटल डिपॉजिट 10,000 करोड़। ठीक है, तो ये 2.5 इधर आके नीचे डिवाइड हो जाएगा और इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 4,000। तो आंसर हो गया 4,000 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज मनी सप्लाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आए थे पेपर में कि मनी सप्लाई इंक्रीज होता है या डिक्रीज, और इस साल तो वैसे ही एमसीक्यू पेपर है, तो इन सबको समझ के याद रखो, रट्टा मारोगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। मैंने हर एक टर्म समझाई है, 2-3 बार वीडियो को सुनो, याद हो जाएगा, सारे एमसीक्यू इजीली कर पाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द मनी सप्लाई, देखो फॉल इन द रेपो रेट कम हुआ, इंटरेस्ट रेट भी कम होगा, पब्लिक को लोन सस्ता पड़ेगा, वो खरीदेगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी। परचेज ऑफ सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट, सेंट्रल बैंक परचेज कर रही है सिक्योरिटी मार्केट में से, तो मार्केट को वो पैसा देगी, तो पब्लिक के पास पैसा बढ़ेगा। डिक्रीज इन द रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो या सीआरआर डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब हम ज्यादा पैसा पब्लिक को दे सकते हैं, तो मार्केट में पैसा बढ़ेगा, तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मनी मल्टीप्लायर का दूसरा क्या नेम है, डिपॉजिट मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, 1/LRR। ठीक है, इसका अदर नेम क्या है, डिपॉजिट मल्टीप्लायर। ठीक है, आगे है हमारा इन ऑर्डर टू रिड्यूस क्रेडिट इन द कंट्री आरबीआई में, पैसा अब हमें क्या करना है, डिक्रीज करना है, तो डिक्रीज करना है तो क्या करेंगे, ध्यान से सोचो, ये क्वेश्चन पिछले साल दिल्ली के पेपर में फर्स्ट एमसीक्यू यही क्वेश्चन था कि आरबीआई को क्रेडिट रिड्यूस करना है तो क्या करना है, क्या करेंगे, बाय करेंगे सिक्योरिटी, सेल करेंगे, या रिजर्व रेशो या रेपो रेट। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आया है 2021 में, नहीं 2020 में, सॉरी हाँ 2020 में यही क्वेश्चन आया, तो इसका आंसर होगा सेल सिक्योरिटीज। जब वो सेल करेगी तो लोगों से उसके पास पैसा आएगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है, बहुत सारी जो आंसर कीज होती है उनमें बाय सिक्योरिटीज लिखा हुआ है, 2-3 आंसर कीज में इसका आंसर गलत था, इसका सेल सिक्योरिटी होगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, द 1 रुपी नोट एंड कॉइन कौन इशू करता है, मैंने बताया था ऊपर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स ऑफ जनरल पब्लिक ये फंक्शन नहीं है, इसके अलावा सारे फंक्शन है। सेंट्रल बैंक कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी होता है, जितना भी फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री का होगा वो सेंट्रल बैंक के पास ही होता है। ठीक है, तो ये सारे हमने पढ़े ही थे, करेंसी अथॉरिटी या बैंकर बैंक। ठीक है, आगे है अदर नेम ऑफ लीगल रिजर्व रेशियो, ये अच्छा क्वेश्चन है, लीगल एलआरआर का अदर नेम है वेरिएबल रिजर्व रेशियो। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 में आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। अब नॉट द फंक्शन, बैंकिंग फैसिलिटीज टू गवर्नमेंट ये तो है, लेंडिंग है,
लेंडिंग टू कमर्शियल बैंक ये भी है, बट पब्लिक के साथ डील नहीं करता, आम पब्लिक के साथ ये नहीं करता। तो बैंकिंग फैसिलिटीज टू पब्लिक। डैश रेफर्स टू दोज डिपॉजिट्स इन विच अमाउंट इज डिपॉजिटेड विद बैंक फॉर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। तो ये वीडियो के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था टाइम डिपॉजिट्स, है ना। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैनॉट बी यूज्ड एज सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल मनी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये हमने पढ़ा ही नहीं है, यही इसका आंसर है, ठीक है। आगे 18th हो गया। नेक्स्ट है, विच बैंक कंट्रोल द बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर, आरबीआई, ठीक है। What is the value of money multiplier when initial deposit is इतना and LRR is इतना। देखो, मनी मल्टीप्लायर होता है 1/LRR, दैट इज 1/0.1, पॉइंट हटा 10, तो आंसर क्या हो जाएगा 10, ठीक है। आगे है, व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज ए इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। जब मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है तो हम आगे लोन ज्यादा नहीं देते, मार्केट वैल्यू, और याद है ना ये चीज जो ऊपर बताई है, जाके एक बार अगर नहीं समझ आया हो पहले जाके देख लेना, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ता है तो मनी सप्लाई क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। फिर है, विच इंस्टीट्यूशन परफॉर्म क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट कौन क्रिएट करता है, कमर्शियल बैंक, यही पब्लिक को पैसे देते हैं डिपॉजिट के फॉर्म में और आगे सर्कुलेशन होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ दीज कंडीशन इज नीडेड फॉर ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू बिकम बैंक। अगर बैंक बनना है तो आपको डिपॉजिट लेने पड़ेंगे और लोन देना पड़ेगा। तो ये पहली जो डेफिनेशन थी उसका उससे आंसर आ गया सी पॉइंट। डैश रेफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो कमर्शियल बैंक रिजर्व का वो पार्ट जो वो खुद अपने पास रखता है, कैश रिजर्व जो वो आरबीआई को दे देता है, और इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, लीगल रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग वन करेंसी नोट। याद है वन करेंसी एंड कॉइन कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट, रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड मनी टू कमर्शियल। नो, ये इसका आंसर सी पार्ट है, ये मैंने ऊपर बताया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड डैश। सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, करंट अकाउंट डिपॉजिट्स एंड करंट अकाउंट एंड फिक्स्ड अकाउंट। देखो, डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब क्या है, मतलब आप कभी भी अपने अकाउंट में से पैसा निकाल सकते। चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, ये कभी भी पैसा आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट्स हो गए डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया हमारा बी। चेकेबल और अनचेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स समझ में आ गया, कभी भी हम निकाल सकते हैं, इसे चेकेबल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो फिक्स्ड अकाउंट हम नहीं निकाल सकते, रिस्ट्रिक्शंस होती है उस पर, तो वो नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट है, रेपो रेट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक परचेज गवर्नमेंट, ना, परचेज सिक्योरिटी का तो ओपन मार्केट है। कैन टेक लोन फ्रॉम सेंट्रल बैंक, हाँ ये हो सकता है, बट शॉर्ट टर्म, है ना। कमर्शियल बैंक कैन कीप देयर डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक, ना ना ना, ये नहीं है, इसका रिवर्स रेपो रेट है। शॉर्ट टर्म लोन आर गिवन बाय कमर्शियल बैंक, ना, इसका आंसर क्या होगा, बी, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वांटिटेटिव मेथड। मैंने बताया था क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, अगर वीडियो अच्छे से सुना होगा तो ये पूरा एमसीक्यू हो सकता है। जितना भी मनी एंड बैंकिंग आएगा आपके मार्क्स पक्के हैं। ऐसे ही मैं और वीडियोस लेके आ रही हूँ, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि बस एक वीडियो सुनोगे और तुम्हारा पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। एंड कमेंट्स में मुझे बताना तुम्हें क्या सुनना है, कौन सा नेक्स्ट टॉपिक चाहिए, एंड ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि मैक्सिमम बच्चों की हेल्प हो। बहुत बच्चे इस पैंडेमिक में नहीं अफोर्ड कर पा रहे, क्लासेस नहीं पढ़ पा रहे, तो उनको तो ज़रूर शेयर करो, जितना हेल्प कर सकते हो प्लीज़ करना।
एंड कोई भी डाउट हो मेरे से कमेंट्स में हमेशा पूछ सकते हो, नहीं तो इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, डीएम कर सकते हो। मैं डाउट्स का हमेशा रिप्लाई करती हूँ, तो डाउट्स हो तो जरूर पूछ लेना। आगे चलते हैं। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट है, नॉट ए क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव कौन सा नहीं था मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये क्वालिटेटिव था। ठीक है। क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक इज डिटरमाइंड बाय, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्रेडिट क्रिएशन कैसे डिपॉजिट डिटरमाइन होता है, इन सारी चीजों की हेल्प होती है, सीआरआर, एसएलआर, क्योंकि ये दोनों मिलके एलआरआर बन जाते हैं, और इनिशियल डिपॉजिट। ये 2018 का क्वेश्चन है, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। द सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट बाय, मनी सप्लाई कैसे बढ़ाएगा सेंट्रल बैंक, रेज करेगा रेपो रेट तो इंटरेस्ट महंगा हो जाएगा, तो ये तो गड़बड़ है। रेजिंग रेजिंग रिवर्स रेपो रेट, ये भी गड़बड़ है। बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बाय करेगा तो फिर मार्केट में पैसा पहुंचेगा, तो ये सही आंसर है। इसी से रिलेटेड पिछले साल भी क्वेश्चन आया है बाइंग और सेलिंग सिक्योरिटी का, तो ये क्वेश्चन फिर से आ गया है यहाँ पे। अब ये सारे क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट सब कवर हो चुके हैं, तो बैंकिंग भी हो गया, मनी भी हो गया। तो इसी के साथ हमारा पूरा बैंकिंग खत्म हो गया है एंड सारी रिवीजन भी हो गई है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जाने से पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना अपने दोस्तों में, एंड कमेंट्स में मुझे बताना आपको वीडियो कैसा लगा एंड नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना चाहते हो। तो चलिए।